दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात, सिर्फ एक रात पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है? क्या आपको लगता है कि जिस पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पिछले 75 सालों से बहस चल रही थी, वह मुद्दा सिर्फ 48 घंटों में खत्म हो सकता है? जी हां, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो जानकारी, जो एक्सक्लूसिव खबरें और जो विश्लेषण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वह शायद आपने भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं सुना होगा। यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह उस बदले की, उस रणनीति की और उस गुप्त कार्यवाही की दास्तान है जिसने रातों रात पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ा दी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय कमांडोज ने दुश्मन के घर में घुसकर एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी नामुमकिन मान रही थी। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाक्रम के एक एक पहलू से पर्दा उठाएं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी भारतीय सेना के इस शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हैं और चाहते हैं कि भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, तो अब भी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि देश, दुनिया और रक्षा क्षेत्र की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और एक बार जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पीओके के घने पहाड़, रात का गहरा सन्नाटा और जमा देने वाली ठंड, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन सतह के नीचे एक ऐसा तूफान उबल रहा था जिसकी भनक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी नहीं थी। पिछले 48 घंटों में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया की सैन्य कमान को हैरत में डाल दिया है। दरअसल भारत की ओर से पीओके में लगातार बढ़ती गुप्त कार्यवाही और सीमा पर तेजी से बदलते हालात ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहां अब हर सेकंड घड़ी का हर एक कांटा मायने रख रहा था। भारतीय स्पेशल ओस यूनिट्स ने जितनी गहराई तक घुसपैठ करके दुश्मन की जमीन पर नियंत्रण हासिल किया था, उतना नियंत्रण किसी बड़े युद्ध के बिना हासिल करना लगभग असंभव माना जाता था। सोचिए जरा, बिना किसी बड़े शोर शराबे के, बिना किसी आधिकारिक युद्ध की घोषणा के भारत की नई रणनीति, आधुनिक तकनीक और पूरी तरह तालमेल में चल रही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान के रक्षा ढांचे की नींव हिला दी थी। और इसी बीच भारतीय सैटेलाइट, जो अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख बनकर तैनात है, उसने एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर भेजी जिसने दिल्ली के वॉर रूम में बैठे अधिकारियों को सतर्क कर दिया। पीओके के कोटली सेक्टर में मौजूद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी छावनी से अचानक लाइन उत्तर दिशा की ओर बढ़ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से यह भनक लग चुकी थी कि भारत की अगली स्ट्राइक कहां पड़ने वाली है। वे डरे हुए थे, वे घबराए हुए थे और वे कोशिश में लगे थे कि अंतिम समय में अपने हथियार बंद यूनिट्स को नई जगहों पर छिपा दें ताकि भारतीय मिसाइलों का निशाना बनने से बच सके। लेकिन दोस्तों, यहां एक पेंच था। पाकिस्तान यह भूल गया था कि जिस चाल को वह अब चल रहा है, भारत उस चाल को 6 महीने पहले ही डिकोड कर चुका था। भारत की ओर से तैयार ब्लूप्रिंट में यह सब पहले ही शामिल था। हमारी खुफिया एजेंसी रॉस ने पिछले 6 महीने से दुश्मन की हर चीख पुकार, हर मूवमेंट, हर खुफिया संचार को इतने सटीक तरीके से रिकॉर्ड किया था कि पाकिस्तान की सेना चाहे कितनी भी जगह बदल ले, चाहे वह पाताल में ही क्यों ना छिप जाए, भारत पहले ही जान चुका था कि उनका अगला कदम क्या होगा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसी जबरदस्त तैयारी के साथ भारतीय विशेष कमांडो यूनिट्स, जिनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते हैं, हॉकविंग 7 और घोस्ट प्रोटोकॉल यूनिट 3, पहले से ही पीओके की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली नीलम घाटी की अंदरूनी दरारों तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, नीलम घाटी वो इलाका है जहां घने जंगलों और खुरदरी चट्टानों के बीच बने दुश्मन के छिपे ठिकाने वर्षों तक भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे। वहां पहुंचना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। लेकिन इस बार भारतीय कमांडोज ने बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया। क्या आपने कभी साइलेंट क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में सुना है? यह वो तकनीक है जिसमें दर्जनों नैनो ड्रोन हवा में एक ऐसे पैटर्न में फैलते हैं कि उन्हें रडार पकड़ ही नहीं पाते।
वे दुश्मन की पोस्टों के बीच से ऐसे निकलते हैं जैसे हवा में घुल गए हों। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। और यही वजह थी कि पाकिस्तान को तब तक अंदाजा ही नहीं था कि भारत उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सुरंग तंत्र तक पहुंच चुका है। उस रात पीओके के पहाड़ों में चलने वाली ठंडी हवाओं के बीच चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर भारतीय कमांडोज उसके कदम बिना आवाज के आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल की धड़कनें सामान्य थी, लेकिन इरादे फौलादी थे। उनके सामने केवल दो ही लक्ष्य थे। पहला, उन खुफिया सुरंगों को कब्जे में लेना जिनका इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ के लिए करते थे, और दूसरा, वहां मौजूद दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मॉड्यूल को एक नष्ट करना, ताकि जब हमला हो तो पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। और ठीक रात 2:37 पर, जब आधी दुनिया गहरी नींद में थी, भारतीय कमांडर ने अपनी टीम को वह संकेत दिया जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेडियो पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, ऑपरेशन डेल्टा रेड शुरू। यह कोड महज एक शब्द नहीं था, बल्कि यह इतने महीनों की तैयारी, त्याग और रणनीति का प्रतीक था। उसी क्षण भारत के 14 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन ने आसमान में ऐसी पोजीशन ले ली कि दुश्मन चाहे कहीं भी से गोली चलाए, भारतीय टीम का एक भी जवान एक्सपोज ना हो। यह तकनीक का वो स्तर था जो शायद अभी तक हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा गया था। कमांडोज ने अपनी विशेष घोस्ट एंट्री तकनीक से सुरंग के बाहरी हिस्से को बिना किसी बड़े धमाके के, बिना अंधाधुंध फायरिंग के, सिर्फ इलेक्ट्रिक न्यूरल शॉक डिवाइस से निष्क्रिय कर दिया। वहां खड़े संतरियों को पता भी नहीं चला कि कब वे बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं दूसरी ओर एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाकी भारतीय फॉर्मेशन बिल्कुल शांत खड़े थे। यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। आदेश साफ था, जब तक दुश्मन पहले हमला न करे, भारत की तरफ से कोई बड़ी गोलीबारी नहीं की जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर सभी यूनिट्स, चाहे वह आर्टिलरी हो या इन्फेंट्री, इतने उच्च स्तर की तैयारी में थी कि पाकिस्तान अगर एक भी गलत कदम उठाता तो जवाब 4 गुना नहीं बल्कि 100 गुना मिलता। और ठीक उसी समय दुश्मन के रेडियो सेट पर एक घबराई हुई आवाज आना शुरू हुई, इंडियन यूनिट मूविंग इन, इंडियन यूनिट मूविंग इन। यह आवाज साफ दिखा रही थी कि पाकिस्तान को इस गुप्त ऑपरेशन का पता लग चुका था। लेकिन दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। पाकिस्तानी सैनिक उस सुरंग के पास अपने हथियार लेकर बेतहाशा दौड़ते हुए आए, लेकिन भारतीय कमांडोज तो पहले ही सुरंग के कोर कंट्रोल रूम तक घुस चुके थे। वहां पहुंचकर सिर्फ एक ही मिनट में उन्होंने दुश्मन के पूरे सिग्नल मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। तार काट दिए गए, सर्वर उड़ा दिए गए। इससे दुश्मन की पूरी नेटवर्क प्रणाली फेल हो गई। जो कमांडर रावलपिंडी में बैठे थे, उनका संपर्क अपनी ही फ्रंट लाइन से टूट गया, और यही वह क्षण था जो भारत की निर्णायक बढ़त का संकेत था। इसी बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बने गुप्त वॉर रूम में एक सिक्योर लाइन पर संदेश पहुंचा, टारगेट 1 सिक्योर्ड। और यह सुनते ही वहां मौजूद जनरलों और अधिकारियों के चेहरे पर एक आत्मविश्वास चमक उठा। पूरे वॉर रूम के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, क्योंकि यह मिशन इतिहास की सबसे कठिन मानी जाने वाली कार्रवाइयों में से एक था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ठीक उसी समय जब भारतीय सेना सुरंग के अंदर अपना कब्जा मजबूत कर रही थी, पाकिस्तानी सेना ने अपनी नाकामी और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए एलओसी के पूंछ और तंगधार सेक्टर में अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उनका मकसद था भारत का ध्यान भटकाना। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भारतीय आर्टिलरी, हमारी तोपें पहले से ही मुंह खोले तैयार बैठी थी। और सिर्फ 11 मिनट में, जी हां, घड़ी देखकर सिर्फ 11 मिनट में भारत ने इतने सटीक जवाबी प्रहार किए कि पाकिस्तान की 6 पोस्टें पूरी तरह खामोश हो गई। जो मोर्टार भारत की तरफ दागे जा रहे थे, वो अब मलबे के ढेर में बदल चुके थे। हमारे ड्रोन कैमरों ने वह फुटेज कैद की जिसमें दुश्मन सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए नजर आए। इस पल ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का बचाव ढांचा अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ भारतीय सेना की माउंटेन हंटर बॉर्डर टीम ने पीओके के सबसे खतरनाक माने जाने वाले मोर्चे रावलकोट के उत्तर में एक
और बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने दुश्मन के भारी हथियारों से लैस एक पूरे काफिले को बीच रास्ते में ही रोक दिया। खुफिया जानकारी के मुताबिक उस काफिले में रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन और दर्जनों हथियारबंद वाहन थे जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे। लेकिन भारतीय जवानों ने इतनी तेज और सटीक एम्बुश कार्रवाई की कि दुश्मन को अपने वाहनों को वहीं लावारिस छोड़कर पहाड़ों में छिपना पड़ा। यह भारतीय सेना की वह ताकत है जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। और दोस्तों, इस युद्ध में सिर्फ गोलियां नहीं चल रही थीं, बल्कि एक अदृश्य युद्ध भी लड़ा जा रहा था, साइबर युद्ध। ठीक इसी समय भारत की साइबर यूनिट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेटवर्क की 68% एन्क्रिप्टेड लाइनों को जाम कर दिया। सोचिए, जब सेना के पास संचार ही ना हो, जब एक पोस्ट दूसरी पोस्ट को बता ही ना पाए कि हमला कहां से हो रहा है, तो क्या होगा? वही हुआ भ्रम और अराजकता। उनके कई कमांड सिस्टम अचानक बंद हो गए। उनकी सेना आपस में सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। इस भ्रम का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय कमांडर ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पीओके के भीतर ब्रावो पॉइंट नामक एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर चुपचाप कब्जा जमा लिया। यह कोई मामूली चोटी नहीं थी। ब्रावो पॉइंट पूरे इलाके को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह थी जो इस चोटी पर बैठता है। पूरा इलाका उसकी मुट्ठी में होता है और उस कब्जे के साथ ही पीओके के दक्षिणी हिस्से में पाकिस्तान का पूरा सैन्य ढांचा भारतीय नजरों के नीचे आ गया। इस सफलता के तुरंत बाद रॉ ने यह भी इनपुट दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी कमांड सेंटर पर भारी दबाव है। वे घबराकर अपने आका चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फोन की घंटियां घनघना रही थीं। बीजिंग संदेश भेजे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कूटनीति का खेल देखिए। इस बार चीन सीधे हस्तक्षेप करने से बच रहा है। वह जानता है कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। यह 2025 का न्यू इंडिया है जो आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। चीन भारत से सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस स्थिति ने पाकिस्तान को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उनके कई अधिकारी गुप्त संदेशों में यह स्वीकार करते दिखाई दिए कि यदि भारत अगले 24 घंटों में एक और स्ट्राइक करता है तो पीओके का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। यह डर, यह खौफ उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। वहीं भारत के भीतर का माहौल पूरी तरह जोश से भरा हुआ था। लोग टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर नजरें गड़ाए अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर #POK रिटर्न्स, #इंडियन आर्मी और #न्यू इंडिया की लहर चल रही थी। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, भारत की रणनीति सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि पूर्ण सैन्य गणना और ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना पर आधारित थी। अगले फेज में जो होने वाला था वह इस पूरे संघर्ष का सबसे निर्णायक मोड़ बन सकता था, क्योंकि भारतीय सेना अब उस अंतिम मार्ग तक पहुंच चुकी थी जिसे दुश्मन अपनी अंतिम रक्षा रेखा मानता था। लेकिन हिंदुस्तान के लिए यह सिर्फ एक रक्षा रेखा नहीं थी, बल्कि अपने खोए हुए भूभाग को वापस लाने की ऐतिहासिक यात्रा का अगला कदम था। यह वो सपना था जिसे कई पीढ़ियों ने देखा था। जिस तरह भारत की सैन्य कार्यवाही ने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल बदलकर रख दिया है, उसी के साथ अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तान का पूरा सैन्य ढांचा एक झटके में धराशायी दिखाई देने लगा है। क्योंकि जिस क्षेत्र को वह अपनी सुरक्षा कवच मानता था, वही क्षेत्र अब भारत की सेना के बूटों की आवाज से गूंज रहा है। पीओके के कई हिस्सों में अब भारतीय जवानों के कब्जे का तिरंगा शान से लहराने लगा है। दोस्तों, जरा सोचिए उस दृश्य को। एलओसी की रेत भी अब भारत के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की गर्जना से सूखी नहीं रह गई है। वहां ऐसी हलचल मची है जिसने पाकिस्तानी रेंजर्स, ISI और वहां छिपे आतंकी संगठनों की नींदें पूरी तरह उड़ा दी हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि भागे तो कहां भागे, क्योंकि भारत ने सिर्फ जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि इस बार भारत ने वह रणनीति अपनाई है जिसे दशकों से सिर्फ वॉर रूम की फाइलों और योजनाओं में तैयार किया जा रहा था। और वही रणनीति अब जमीन पर हकीकत बनकर उतर चुकी है। इसे कहते हैं भारत की मल्टी फ्रंट पेनिट्रेशन स्ट्राइक,
इसका मतलब है एक साथ कई दिशाओं से वार करना। यह तकनीक दुश्मन को संभलने का, सोचने का मौका तक नहीं देती, और अब यही हो रहा है। पीओके के उत्तरी इलाकों में भारत की स्पेशल फोर्सेस पहले ही गहराई तक घुस चुकी है। वहां आतंकियों के मुख्य कमांड सेंटर उखाड़े जा चुके हैं, उनका संचार तंत्र काट दिया गया है, और जिन सुरंगों से पाकिस्तान सालों से भारत में घुसपैठ कराता रहा था, उन पाप की सुरंगों को भारत की इंजीनियरिंग कोर ने इतनी सटीकता से आईडी की मदद से उड़ाया है कि उनकी एक एक परत अब धूल में मिल चुकी है। वहां अब सिर्फ धुआं और मलबे का ढेर है, जबकि दूसरी तरफ एलओसी के कृष्णा घाटी, कुपवाड़ा, उरी और तंगधार सेक्टर में भारतीय सेना ने इतनी तेजी से ऑपरेशन लॉन्च किए हैं कि पाकिस्तान की पोस्ट्स को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला। कई चौकियां अब भारत के कब्जे में आ चुकी हैं। रात के अंधेरे में आसमान पर भी भारत का ही राज्य था। भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी ठिकानों पर ऐसी सर्जिकल एयर स्ट्राइक की है जिसकी कल्पना भी वहां की सेना ने नहीं की थी। ब्रह्मोस मिसाइलों की लगातार गूंज पाकिस्तान की सीमाओं में दहशत फैला रही है। इसकी सटीकता इतनी है कि दुश्मन के बंकर तबाह हो रहे हैं, लेकिन आसपास की सिविल आबादी को नुकसान नहीं हो रहा। इसका असर इतना व्यापक है कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति बन चुकी है। जवान अपने अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत की नेवी ने अरब सागर से अपनी 5वीं फ्लट को आगे बढ़ाया है। कराची पोर्ट और ग्वादर, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांसें हैं, दोनों को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय पनडुब्बियां बड़ी ही खामोशी से साइलेंट मोड में पाकिस्तानी जल सीमा के बेहद नजदीक तैनात हो चुकी हैं। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के भागने के या समुद्र के रास्ते, मदद मंगाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसे कहते हैं चक्रव्यूह, और इस चक्रव्यूह को भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तेजी से बदली है। चीन ने दबे पांव कुछ संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में उन्हें नजरअंदाज कर दिया और दो टूक कह दिया। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा की रक्षा का मामला है। इसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत का यह कड़ा रुख देखकर दुनिया समझ गई है कि यह भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पुराने मित्र इजराइल के ड्रोन लगातार आसमान से पाकिस्तानी ठिकानों की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका सर्विलांस सिस्टम इतना तगड़ा है कि जमीन पर रेंगती छींटी भी उनकी नजर से नहीं बच सकती, और वे भारतीय सेना को हर सेकंड का अपडेट भेज रहे हैं। वहीं रूस की ओर से भेजी गई डिफेंस एडवाइजरी टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और भारत के साथ इस पूरे ऑपरेशन में रणनीतिक समन्वय बना रही है। यह दोस्ती का वो सबूत है जो हर मुश्किल वक्त में भारत के काम आया है। जबकि अफगानिस्तान के उत्तरी रास्ते से भारत की सहयोगी टीमों ने औनी पाकिस्तान के बैकडोर को भी घेर लिया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान लगभग चारों तरफ से जाल में फंस चुका है। यह वही स्थिति है जिसमें अब भारत ने अपने अगले चरण का आदेश दे दिया है। पीओके के दक्षिणी हिस्से में मुख्य कब्जा जोन बनाना, ताकि वहां भारत की सेना स्थायी रूप से तैनात हो सके और पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर दावा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। पाकिस्तानी सेना के अंदर पूरी अफरा तफरी मच गई है। सूत्रों के मुताबिक कई कमांडर अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। कुछ ने सफेद झंडे दिखाकर सरेंडर के संकेत दिए हैं। वहीं जो आतंकी संगठन कल तक बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, वह आज पाकिस्तान की मदद करने के बजाय खुद अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में चूहों की तरह छिप गए हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि भारत की सर्च ऑपरेशन टीम लगातार ड्रोन, नाइट विजन और थर्मल कैमरों की मदद से उन्हें ढूंढ रही है। अब छिपने की कोई जगह नो फायर अजगह नहीं बची है। इस बीच भारत ने पूरी दुनिया को, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो या वॉशिंगटन, एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब पीओके भारत का है, और यह सिर्फ एक सैन्य कब्जा नहीं बल्कि भारत की संवैधानिक उपलब्धि है जिसे संसद का समर्थन प्राप्त है। इसे किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, एलओसी अब पुरानी एलओसी नहीं रहेगी। वहां भारत ने नई बाउंड्री लाइन मार्किंग शुरू कर दी है। इसका अर्थ साफ है
कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाला है। यह पूरा घटनाक्रम अगले 72 घंटों में ऐसे मोड़ लेगा जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। इसी बदलते राजनीतिक हालात के बीच भारत का यह ऑपरेशन अब इतिहास में दर्ज होने वाला सबसे निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य अभियान बन चुका है। भारत द्वारा पिछले हमलों और सामरिक कार्यवाही के बाद अब पूरी स्थिति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जिस तरह पीओके और एलओसी दोनों तरफ भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के नेटवर्क को एक एक कर खत्म करना शुरू किया था। अब उसी के चलते पाकिस्तान में हड़कंप पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था। अक्सर होता यह था कि उधर से गोली चलती थी, हम जवाब देते थे, लेकिन अब भारत आगे बढ़कर रणनीतिक कब्जे की दिशा में बड़े कदम उठा रहा था। इस समय भारतीय सेना की तीनों शाखाएं थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक ऐतिहासिक समन्वय यानी परफेक्ट सिंक में ऑपरेट कर रही थी, जहां पीओके के अंदर धकेले गए विशेष कमांडो दल अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों के ठिकानों पर कब्जा कर रहे थे और एलओसी के पास स्थित पाकिस्तानी बंकरों को या तो नष्ट कर रहे थे या उन्हें खाली छोड़कर भागने पर मजबूर कर रहे थे। भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे दुनिया विकास बटालियन या एसएफएफ के नाम से जानती है, यह वो जामज हैं जो पहाड़ों के भूत कहलाते हैं। इन्होंने एलओसी से सटे कई महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। यह वो चोटियां थीं जो दशकों से पाकिस्तान के नियंत्रण में थी, और जैसे ही इन जगहों पर भारत ने पूरी तरह अपना झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान सेना पागलपन की हद तक बौखला गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी और सटीकता से हमला कर सकता है। दरअसल अब तक जो भी कार्यवाही भारत कर रहा था वह ऑपरेशन शिवास्त्र के बहुत बड़े हिस्से का केवल शुरुआती चरण था। असली धमाका अब भी बाकी था। भारत की सेना को अब पीओके के भीतरी हिस्सों में प्रवेश करने के लिए खुली अनुमति यानी फ्री हैंड मिल चुका था। भारतीय पैराट्रूपर्स रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टरों से उतरकर दुश्मन की सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइन को काटने लगे थे। इससे पाकिस्तानी सेना के अंदर हाहाकार मच गया। रसद पानी बंद हो गया, गोला बारूद पहुंचना बंद हो गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने एक और बड़ा कदम उठाया। एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी आर्टिलरी यूनिट्स को एक एक कर छूकर समाप्त करना शुरू कर दिया। इसके लिए भारत के अपने बने तेजस और फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमानों को हाई प्रेसिजन स्ट्राइक का आदेश दिया गया था, और जैसे ही पहली लहर का हमला हुआ, पाकिस्तानी रडार भ्रमित हो गए। भारतीय जेट्स ने बहुत कम ऊंचाई से उड़ान भरकर उनके रडार को चकमा देते हुए कई महत्वपूर्ण टारगेट तबाह कर दिए। इससे पीओके की तरफ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट गई। भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात की गई थी, और कुछ मिसाइलें उन लॉन्च पैड्स पर दागी गई जहां से पाकिस्तान आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश करता था। इन ठिकानों के पूरी तरह ध्वस्त होते ही पाक बैकफुट पर आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी व्यापक सैन्य कार्रवाई कर देगा, जबकि भारत ने स्पष्ट संकेत दिया था कि अब हर हमले का जवाब पहले से ज्यादा जोरदार दिया जाएगा। इसी दौरान एक और दिल छू लेने वाली खबर आई। भारतीय कमांडरों ने पीओके के कई इलाकों में स्थानीय लोगों से संपर्क भी स्थापित किया, और पता क्या चला, वहां के लोग पाकिस्तानी शासन से, उनकी महंगाई से और उनके अत्याचारों से इतना परेशान हो चुके थे कि वे भारत की कार्यवाही को लेकर अंदर ही अंदर खुश थे और समर्थन कर रहे थे, क्योंकि जब स्थानीय जनता साथ हो तो सेना के लिए इलाके में आगे बढ़ना और भी आसान हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोने की कोशिश की। देखो भारत क्या कर रहा है, देखो हम पर हमला हो रहा है। लेकिन इस बार किसी बड़े देश ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि दुनिया जानती थी कि भारत सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा था, और भारत ने साबित कर दिया था कि वह आतंक के जवाब में चुप नहीं बैठेगा। अब हालात यह बन चुके थे कि एलओसी पर पाकिस्तान के कई बंकर खाली पड़े थे, और पीओके में कुछ जगह भारत की सेना ने स्थायी मोर्चे बनाना शुरू कर दिया था।
इसी के साथ भारत ने पीओके के पुंछ और मुजफ्फराबाद सेक्टर के सबसे ऊंचे शिखर पर कब्जा कर लिया। यह छोटी सामरिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण थी कि वहां से पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियां एक सराय देती थी। अब वे भारतीय निशाने पर थीं। इस कब्जे ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वह अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने के डर से कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सका, क्योंकि उसे पता था कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय कमांडो दस्ते आगे बढ़ते गए, अनेक इलाकों में पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म होता गया। धीरे धीरे पीओके का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में आने लगा। यह वही क्षण था जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था, एक निर्णायक, प्रचंड और इतिहास बदलने वाला अभियान। तो दोस्तों, यह है वह हकीकत जो इस वक्त सीमा पार घट रही है। एक नया भारत जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह घटनाक्रम अभी भी जारी है और हर पल नई जानकारी सामने आ रही है। क्या भारत पीओके को पूरी तरह अपने नक्शे में मिला लेगा? क्या पाकिस्तान सरेंडर करेगा? यह सवाल अब भी बने हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, इतिहास बदल रहा है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। आप इस पूरे मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अब रुकना नहीं चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खोलकर लिखें। और दोस्तों, इतनी मेहनत और रिसर्च के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो भारत से प्यार करता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में और भी ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।